गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज कॉर्नर। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे यार हमारी क्लास 11th की जो ज्योग्राफी की पहली बुक है उसका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। लाइक अदर वीडियोस एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है ह्यूमैनिटीज_कॉर्नर। वहाँ से आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, साथ के साथ आप पर्सनली भी अपने डाउट्स के लिए कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यार चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। एंड चैप्टर नंबर 2 जरूर से देखना इस वीडियो को देखने से पहले, बिकॉज बहुत सारी थ्योरीज है चैप्टर नंबर 2 की जिसको हम को रिलेट करके इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। राइट, तो अगर आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं समझा तो इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप पहले उस वीडियो को जाकर के देख लो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हर ज्योग्राफी की वीडियो में स्पेसिफिकली आपको बोलती हूँ कि एक पेन पेपर जरूर से लेके बैठो, बिकॉज जितने आप डायग्राम साथ के साथ बना लोगे ना, आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। साथ के साथ जो एक तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट है ना, उसको हम डायग्राम्स की फॉर्म में बनाएंगे तो आपको उसे लर्न करने में आसानी होगी। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको काफी सारी चीजें लर्न भी हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ऑल्दो हमारी बुक के अंदर पहले अर्थक्वेक को पढ़ाया गया है एनसीईआरटी में, एंड उसके बाद फिर मिड में हमें कहीं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को पढ़ाया गया है। बट आई फील हमें अर्थ के स्ट्रक्चर को पहले समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हमारे जो बाकी टॉपिक्स है, ईदर इट्स अर्थक्वेक या फिर वोल्केनो है, हम उनको डिटेल में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, पूरा एनसीईआरटी का पार्ट बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मैंने इसको थोड़ा सा सीक्वेंसली फ्रेम किया है कि पहले अर्थ के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि है क्या क्या, उसके हमें क्यों पढ़ता है अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, क्यों हमें इंटीरियर को डिस्कस करना है, फिर कैसे हम अर्थक्वेक के अंदर उस अर्थ स्ट्रक्चर की हेल्प से सारी चीजों को फिगर आउट कर पाए, एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ वोल्केनोज एज वेल। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला पॉइंट ये कहता है कि हमारी जो अर्थ है वो एक बॉल की तरह है ना तो अब वो कोई सॉलिड बॉल है बिल्कुल क्रिकेट बॉल की तरह, और ना ही वो कोई एक हॉलो बॉल है। राइट, इंस्टेड वो एक ऐसी बॉल है जो डिफरेंट लेयर्स से बनी हुई है, जिनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये चीजें हम 8, 9, 10th में भी पढ़ते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा कोर के ऊपर फिर आती है हमारी मेंटल, है ना, और फिर मेंटल के ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर जिसके ऊपर हम रहते हैं, दैट इज क्रस्ट। राइट, तो इन्हीं तीनों को आज हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है। राइट, अब क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों पढ़ना है, हमें क्यों समझे भैया हम अर्थ के स्ट्रक्चर को, अर्थ के इंटीरियर को, क्या फायदा, हम रहते तो अर्थ के ऊपर है। राइट, बट अगर हम अर्थ के इंटीरियर को समझते हैं, अगर हमें अर्थ के इंटीरियर फोर्सेस की नॉलेज होती है, फॉर एग्जांपल हमें ये पता हो कि अर्थक्वेक क्यों आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्यों मूव करती है, कैसे माउंटेन्स फॉर्म हुई है। राइट, हमने पढ़ा है ना कि 2 प्लेट्स आपस में टकराई थी तब जाकर के हमारा हिमालयन माउंटेन बना था। अब काफी सारी ऐसी थ्योरीज है जो कहती है कि एक पॉइंट आएगा, ये जो हिमालय माउंटेन वाला जो रीजन हमारा पूरा बना है, दोबारा से ये प्लेट्स आपस में सीधे हो जाएंगी और ये जो माउंटेन है ये खत्म हो जाएगा, ये अगेन अपनी उसी फॉर्म में आ जाएगा जो आज से करोड़ों अरबों सालों पहले हुआ करती थी। राइट, तो जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे, है ना, हमने पढ़ लिया कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल अभी का लेते हैं, 1-2 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तराखंड के अंदर जोशीमठ का हमें केस बहुत ज्यादा देखने को मिला था, है ना, बिकॉज वो एक बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल एरिया है, बहुत ही ज्यादा प्रोन एरिया है। और अगर हम ऐसे एरियाज के अंदर एक्सटेंसिव अर्बनाइजेशन करेंगे, एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, एक्सटेंसिव डेवलपमेंट करेंगे, तो उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज उसके नीचे का जो सरफेस है वो उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है कि वो इतने मैसिव डेवलपमेंट या ऐसे स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर पाए। राइट, तो जब हम अर्थ के फोर्सेस को डिस्कस करेंगे कि अच्छा जी इस एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो हमें पता रहेगा कि हमें वहां पे कैसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करने हैं, है ना, हम सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट कर पाएंगे, साथ के साथ ऐसे नेचुरल हजार्ड्स को मिटिगेट यानी अवॉइड कर पाएंगे, है ना, उनसे कुछ ना कुछ बचाव कर पाएंगे। राइट, तो इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हम अर्थ के इंटीरियर को डिस्कस करने वाले हैं। राइट, अब जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स, ये एक बहुत ही डायनेमिक नेचर है, डायनेमिक फीचर है हमारे अर्थ एज अ प्लैनेट का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 हम तीनों लेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। 3 लेयर्स में यार हमारा सबसे ऊपर हमारा क्रस्ट है, ठीक है, उसके बाद सेकंड लेयर पे हमारी मेंटल है, दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे अंदर की तरफ हमारी कोर है। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, द क्रस्ट। पहले हम थोड़ा सा बुकिश पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद मैंने एक स्लाइड अटैच करके रखी है, उसमें मैं तीनों लेयर्स को एक साथ पढ़ा दूंगी, और जो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है हम उसी स्लाइड पे डायग्राम में साथ के साथ लिख लेंगे, सो दैट हमें लर्न करने में आसानी हो। ठीक है, क्रस्ट कैसी है, आउटर मोस्ट यानी अपर मोस्ट लेयर है, सॉलिड पार्टिकल से बनी है, और कैसी है बच्चे, ये ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब है इजीली ब्रेकेबल है। आपने काफी बार देखा होगा कि जब लैंडस्लाइड्स होती है या फिर बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई या बहुत मेजर अर्थक्वेक आ गया, तो हमारा लैंड सरफेस टूटने लग जाता है। वो ऐसा क्यों है, बिकॉज ये काफी थिन है कंपेयर टू बाकी 2 लेयर्स, और कैसी है, ये ब्रिटल है, इजीली ब्रेकेबल है।
ठीक है। अब किससे बनी है? सॉलिड रॉक से बनी है एंड इसी से ही हमारा कॉन्टिनेंट और ओशनिक फ्लोर बना है, राइट। हमें यही चीजें, तीन चीजें मेजरली याद रखनी है कि कैसी है, सॉलिड है, आउटर मोस्ट है, थिन है बाकी लेयर से कंपैरिजन में, ब्रिटल है नेचर के अंदर, ठीक है, एंड इसी से हमारा कॉन्टिनेंट और ओशनिक फ्लोर बना है। यहां से 2 पॉइंट और याद रख लेना एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। ओशनिक जो क्रस्ट है वो काफी थिन है कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसकी थिकनेस केवल 5 किलोमीटर तक होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस जो होती है इट रेंजेस बिटवीन 30 किलोमीटर्स टू 70 किलोमीटर्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड लेयर आती है हमारी मेंटल, ठीक है, हमने पढ़ लिया सबसे ऊपर हमारा क्रस्ट है, उसके बाद हमारा नीचे मेंटल है। अब ये जो लाइन है या ये जो बाउंड्री है जो इन दो लेयर्स को सेपरेट करती है, इसको हम बोलते हैं मोहोज डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना, क्रस्ट हमारा 0 से 100 किलोमीटर तक है, उसके बाद 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक हमारा मेंटल आता है, ठीक है। अब ये कैसा है? ये सेमी सॉलिड है और इसमें मेनली सिलिकेट है, यानी सिलिका और मैग्नीशियम है। क्या है? SiMa, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के ये बनी हुई है, ठीक है। अब मेंटल में क्या होता है भैया? हमने पढ़ लिया क्रस्ट तो आउटर मोस्ट लेयर है जिसके ऊपर हम रहते हैं, उसी से कॉन्टिनेंट बने और ओशियन बने हैं। मेंटल में बच्चे आपकी मेजर जो मूवमेंट्स होती है, जैसे टेक्टोनिक प्रोसेसेस, टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे मूव कर रही होती है, तो अर्थक्वेक यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। कन्वेक्शन करंट, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका एक बहुत मेजर रूल है, जिस तरीके का आज हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि कैसे हमारे माउंटेन्स बने, प्लेट्यूज बने, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वॉल्केनोज, अगर हम डेक्कन ट्रैप की बात करते हैं, जो आज हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिला है, वो एक वॉल्केनो के इरप्शन से फॉर्म हुआ है, राइट। तो ये सारी मूवमेंट कहां पे होती है? मेंटल से होती है। तो कहीं ना कहीं जो अर्थ का इंटीरियर है, जिसके जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो मेंटल में हो रहे होते हैं, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस को इंपैक्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज इन्हीं से ही हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर बना है, जो कॉन्स्टेंटली आज भी हमारे अर्थ स्ट्रक्चर को टाइम वाइज इवॉल्व करता रहता है। ये सब कहां पे होता है? मेंटल के अंदर होता है। तो अगर हम समझ ले कि मेंटल के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो रहा है, कैसे प्लेट्स मूव कर रही है, राइट, तो हम समझ पाएंगे कि आने वाले टाइम में कैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा या क्या हमें मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, कहां पर? अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है। ओके, अब जो मेंटल है बच्चे, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे ऊपर आता है लिथोस्फीयर, ये हमने काफी बार पढ़ा है पहले भी, है ना, लैंड सरफेस जिसके ऊपर हम रहते हैं। उसके बाद नीचे आता है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, एंड उसके भी नीचे आता है हमारा लोअर मेंटल, ठीक है। 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिथोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं, हमने पढ़ा कि क्रस्ट 0 से 100 किलोमीटर तक है, और जो हमारा 0 से 100 किलोमीटर्स तक हमारा क्रस्ट हो गया, उसके बाद 100 से 2900 किलोमीटर्स तक हमारा मेंटल हो गया, राइट। लेकिन लिथोस्फीयर दोनों का ही पार्ट है, क्रस्ट का भी और मेंटल का भी, क्योंकि ये 200 किलोमीटर तक हमें अपना लिथोस्फीयर देखने को मिलता है, यानी 100 किलोमीटर्स तो ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है किसकी? मेंटल की, और कुछ ऊपर का पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कहाँ का? क्रस्ट का, राइट। तो इसमें क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल दोनों ही है। इसकी थिकनेस 10 to 200 किलोमीटर्स तक होती है। लिथोस्फीयर इज द प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं, एंड लिथोस्फीयर के अंदर यूजुअली हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो लाई करती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक का जो सियापा है वो यहीं से हो रहा होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, उसके बाद एस्थेनोस्फीयर आती है। एस्थेनो वर्ड का अगर हम मतलब देखते हैं तो एस्थेनो का मतलब ये वीक, ये एक वीक लेयर है और कैसी है? सेमी फ्लूइड है, यानी यहाँ पे विस्कस मटेरियल बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ से हमें मेजरली वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ तक लोकेटेड है? 400 किलोमीटर तक ये लोकेटेड है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे अपर मेंटल वाले पार्ट के अंदर हमें इसे देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारी लोअर मेंटल। लोअर मेंटल हमारी एस्थेनोस्फीयर के नीचे है और ये कैसी है? सॉलिड फॉर्म के अंदर है। तो हमने पढ़ लिया मेंटल के बारे में कि ये कैसी है? सेमी सॉलिड लेयर है। किससे बनी है? सी मास से बनी है। कहां तक एक्सटेंडेड है? 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर आता है लिथोस्फीयर, जो हमारा क्रस्ट और मेंटल दोनों का ही पार्ट है। उसके बाद नीचे आता है एस्थेनोस्फीयर, जो काफी वीक लेयर है, सेमी फ्लूइड लेयर है, और यहीं से हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे होते हैं। और सबसे नीचे आता है हमारा लोअर मेंटल, जो एक सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट हमें देखने को मिलती है, राइट। यहां से मैं 1-2 पॉइंट्स को मिटा देती हूँ, अदरवाइज पीपीटी में फिर आपको पढ़ने में आसान प्रॉब्लम होगी। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। एनीवेज, आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड लेयर आती है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर हम कह सकते हैं, दैट इज कोर, ठीक है। अब ये 2900 किलोमीटर से नीचे यहाँ तक हमारी प्रेजेंट है 6378 किलोमीटर्स तक, ठीक है। अब अगैन कोर भी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आउटर कोर जो कैसी है हमारी? लिक्विड है। उसके बाद इनर कोर जो कैसी है हमारी? सॉलिड है, ठीक है। अब मेनली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? नीफा से बनी है। नीफा का मतलब है निकल और आयरन से मिलकर के ये बनी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब हम इस डायग्राम के थ्रू सारा जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको लिख लेते हैं। नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी आएगी इनर कोर। इनर
कोर। इनर कोर कैसी है हमें याद रखनी है, इनर कोर भैया हमारी सॉलिड है, ठीक है। आउटर कोर की अगर हम बात करते हैं, आउटर कोर, तो आउटर कोर कैसी है हमारी भैया, लिक्विड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या है, हमारी कोर है। और एक पॉइंट हमने और पढ़ा था कि ये नीफा से मिलकर बनी है, यानी निकल और फेरस से मिलकर बनी है, ठीक है। ओके, ऊपर चलते हैं। तो ऊपर आएगा अब हमारा लोअर मेंटल, है ना, लोअर मेंटल। लोअर मेंटल कैसा है, लोअर मेंटल हमारा सॉलिड है, हमको बस ये याद रखना है। लोअर मेंटल के ऊपर आएगा हमारा एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनो का मतलब क्या है, एस्थेनो का मतलब है वीक है, और ये कैसी है, सेमी फ्लूइड है। कैसी लेयर है, सेमी फ्लूइड है। तो यहां से हमारे क्या हो रहे होते हैं, वॉल्केनोज ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिथोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं, तो लिथोस्फीयर हमारा दोनों का ही पार्ट है, मेंटल का भी और क्रस्ट का भी, और ऊपर आ जाता है हमारा क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट हमारा 0 से 100 किलोमीटर्स तक है, हम वो नहीं लिखते हैं, इतना ही लिखते हैं। क्रस्ट जो है हमारा वो कैसा है, सॉलिड है, और इससे हमारे क्या बने हैं, ओशियंस बने हैं, और साथ के साथ हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हैं, ठीक है। अब लिथोस्फीयर में हमें टेक्टोनिक, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये वो एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। मेजरली हमको यही पे याद रखना है। ये हमारा हो गया क्रस्ट, जो हमारी पहली लेयर है, ठीक है। फिर नीचे यहाँ तक हमारा आ गया मेंटल, एंड उससे नीचे हमारी कोर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप यहाँ से क्लियर हो गया। आई नो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज मेरे को इस पेन से लिखना नहीं आता है, धीरे धीरे सीख जाऊंगी, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना प्लीज। ओके, आगे चलते हैं। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ। अब हमने अर्थ के इंटीरियर को समझ लिया है कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे है, कहाँ से वॉल्केनोज आ रहे हैं, कहाँ से अर्थक्वेक आ रहा है, कहाँ पे हम रहते हैं, राइट। कोर हमारी किस तरीके की है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या होता है, जो अर्थ की जो रेडियस है बच्चे, दैट इज अराउंड 6378। अब हम डायरेक्टली तो वहां तक रीच नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि एक अंदर सबमरीन उतारेंगे और सबमरीन अंदर जाके पूरा फिगर आउट करेगी कि ऐसा कैसा क्या है, नहीं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे साइंटिस्ट ने डायरेक्ट और काफी सारे इनडायरेक्ट सोर्सेज से निकाली है। ऐसा नहीं था कि हमने एक वो लगाया, क्या बोलते हैं उसको, जिससे हम वो देखते हैं ना, मतलब ऐसा कुछ भी हमारे पास सोर्स नहीं है कि डायरेक्टली हम अर्थ के इंटीरियर में झांक करके देख सकते हैं, या हम कुछ भी फिजिकल ऐसे चीज भेज सकते हैं, राइट। ऑल्दो हम स्पेस के अंदर काफी सारे अपने वो चीजें भेज चुके हैं, लेकिन इंटीरियर में जाना आसान नहीं है, बिकॉज इंटीरियर के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर है, राइट। बहुत गर्म है, कहीं बहुत वैसा है, राइट। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो हमारे जो साइंटिस्ट है, दे हैव रिलाइड ओवर मल्टीपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज, ताकि हम अर्थ के इंटीरियर को समझ पाए, राइट। अब उन्हीं को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले डायरेक्ट सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, तो पहला है सरफेस रॉक या फिर माइनिंग, ठीक है। अब देखो, जो सरफेस के ऊपर हमारे पास रॉक्स प्रेजेंट है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है, यहां पे लिखती हूं, सॉरी सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब हमने थ्योरीज डिस्कस की थी, कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल था, राइट। हम बिग बैंग थ्योरी ले ले या फिर नेबुलर हाइपोथेसिस ले ले, वो सब कहते थे कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, राइट, प्लैनेट्स है, यूनिवर्स है, वो सब एक ही मटेरियल के या एक ही नेबुला के बने हैं। उसी के अंदर कुछ एक्सप्लोजन हुआ, एंड विद टाइम हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स उससे निकल करके आए, राइट। तो यानी जो प्लैनेट के अर्थ के अंदर जो हम पढ़ेंगे, अर्थ के सरफेस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जब हम माइनिंग करेंगे, तो अगर हम माइनिंग के थ्रू क्या निकालते हैं, बहुत सारे रॉक्स निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, राइट, निकल निकालते हैं। तो ये सबसे एक्सेसिबल सॉलिड पार्ट्स हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका की जो मेपांग गोल्ड माइन है, उसके अंदर 3 से 4 किलोमीटर की डेप्थ तक माइनिंग होती है, एंड इससे नीचे बहुत रेयर केसेज है जहाँ पे माइनिंग हो रही हो, बिकॉज नीचे अंदर जितना हम जाएंगे उतना ही टेम्परेचर हमारा बढ़ता चले जाएगा। तो माइनिंग से क्या होता है, माइनिंग के अंदर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के इंटीरियर से जो रॉक्स हैं या फिर जो मिनरल्स हैं, उनको जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर बाहर निकाल करके उनको स्टडी करेंगे कि उनका कैसा स्ट्रक्चर है, तब हमको समझ में आया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है। सेकंड आता है डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। अब ये कुछ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक टाइम स्पैन के लिए लॉन्च किए जाते हैं, जैसे डीप ओशनिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इसमें मेजरली ओशियन वाला जो रीजन है उसको ड्रिल करके नीचे तक उसको खोद करके एक्सप्लोर किया गया था कि कैसा है, ठीक है। तो ये डीपर पार्ट जो होते हैं अर्थ के क्रस्ट के, उनको एक्सप्लोर करने के एम से ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है। एंड आज तक की जो डीपेस्ट ड्रिल है वो कोला के अंदर की गई थी, आर्टिक ओशियंस के अंदर, दैट रीच्ड अराउंड 12 किलोमीटर। तो आप कंसीडर करके देखो, हमारी अर्थ की रेडियस है 6300
978 किलोमीटर, और हम सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं, राइट। तो कितनी सारी हिंड्रेंसेस है हमारे रास्ते में कि हम अर्थ के इंटीरियर को डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं। या तो हम क्या करेंगे, हम माइनिंग करेंगे, ड्रिल्स करेंगे कि अंदर से हम कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट निकाल करके लाएंगे एंड फिर उसको हम स्टडी करेंगे कि कैसा क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है वोल्केनिक एरप्शंस। अब वोल्केनोज हमने पढ़े, वोल्केनोज कहां पे हो रहे हैं, एस्थेनोस्फीयर के अंदर हो रहे हैं। एस्थेनोस्फीयर क्या है, हमारा अर्थ का इंटीरियर है। तो जब यहां से लावा निकलेगा, यहाँ से जो हमारे एशेस निकलेंगे, स्मोक निकलेगी, मागमा निकलेगा, उससे हमें समझ में आएगा, उसको जब लाइब्रेटरीज के अंदर हमारे साइंटिस्ट एग्जामिन करेंगे कि अर्थ के अंदर क्या क्या कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है ना, नीफा है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सिलिका है, तो हम वहाँ से उसको पढ़ेंगे, वहाँ से हम उसको समझेंगे। तो जो मागमा होता है, इसको लेबोरेटरी के अंदर एनालिसिस किया जाता है, इनके सैंपल्स को हम स्टडी करते हैं और फिर हम फिगर आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो थे कुछ डायरेक्ट सोर्सेज की, डायरेक्टली हमें कुछ ना कुछ मटेरियल मिल रहा है अर्थ के इंटीरियर से, भले ही वो माइनिंग से मिल रहा हो, ड्रिलिंग से मिल रहा हो या वोल्केनिक इरप्शन से मिल रहा हो, राइट। उसको हम स्टडी कर रहे हैं लैब्स में ले जा करके। दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहले आता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। जब हम माइनिंग करते हैं तो हमें समझ में आता है कि अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है ना, वो सेम नहीं है, पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंट हो रहा है। कुछ 100 मीटर्स तक कुछ डिफरेंट है, उसके बाद कुछ डिफरेंट है। हमने पढ़ा ना कि जो क्रस्ट है वो पहले सॉलिड है, राइट। उसके बाद लिथोस्फीयर भी सॉलिड है, फिर उसके बाद एस्थेनोस्फीयर हमारा फ्लूइड फॉर्म के अंदर हो गया, फिर दोबारा से मेंटल हमारा सॉलिड हो गया, राइट। उसके बाद फिर हमने आउटर कोर देखी तो वो लिक्विड हो गई, फिर इनर कोर हमारी अगेन सॉलिड हो गई, राइट। तो हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारी डेंसिटी इंक्रीज होगी, हमारे टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, हमारे प्रेशर के अंदर चेंजेस आएंगे, राइट। तो इन्हीं सब चीजों का एस्टिमेट लगा करके हम थिकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। जो हमने थिकनेस पढ़ी कि लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है वो 10 से 200 किलोमीटर्स तक हो सकती है, एस्थेनोस्फीयर की जो थिकनेस है वो 400 किलोमीटर्स तक होती है। इन सब चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से एनालिसिस किया जाता है और इसका कोई भी डायरेक्ट सोर्स है नहीं। जो हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज है, जिस तरीके से हमने ड्रिल किया, उस चीज़ों को एग्जामिन किया, उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम अपनी अजम्पशंस बना पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिटियोर एनालिसिस। मिटियोर क्या होता है, मिटियोर हमने आगे भी आई फील हम किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मिटियोर्स बेसिकली कहते हैं ना, हम कहते हैं टूटता तारा गिरा, वो टूटता तारा नहीं होता, वो होता है मिटियोर। यानी हमारे अर्थ के यूनिवर्स के अंदर अगर हम ऊपर देखते हैं तो बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, राइट, मेट्रॉइड्स हैं, है ना। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा यूनिवर्स हो गया या हमारे प्लैनेट्स हो गए वो सब एक ही नेबुला से बने हैं, तो सबके अंदर सेम ही वो मटेरियल्स या मिनरल्स या फिर कॉम्पोजिशन सबके अंदर सिमिलर है, राइट। तो अब क्या होता है, ऐसे बहुत सारे मेट्रॉइड्स या एस्ट्रॉइड्स, ऐसी बहुत सारी बॉडीज है ना, जो हमारे यूनिवर्स के अंदर रिवॉल्व कर रही होती है, हमारी अर्थ के अराउंड या बाकी प्लैनेट्स के अराउंड। तो काफी बार क्या होता है, मेट्रॉइड्स का कुछ हिस्सा टूट करके अर्थ सरफेस के अंदर आ जाता है, उसी को ही हम बोलते हैं मेटिओर। यानी मेट्रॉइड्स का कुछ पार्ट जो ब्रेक होकर के अर्थ सरफेस के अंदर एंटर कर गया है, ठीक है। तो जब हमें वो देखने को मिलता है, वो जो टूटता तारा होता है जिसको हम बोलते हैं, वो मिटियोर होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो जब हमें वो अर्थ में देखने को मिलता है तो हम स्टडी करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिनरल्स प्रेजेंट है या क्या इसका कॉम्पोजिशन है, तो फिर हम अंदाजा लगा पाते हैं कि अच्छा, क्योंकि अर्थ का इंटीरियर भी तो उसी पार्टिकल से बना है ना, जिससे हमारे मिटियोर बने हैं, एस्ट्रॉइड्स बने हैं, यूनिवर्स बना है। तो हम एनालाइज कर पाते हैं कि अच्छा, इसके अंदर अगर ये मिनरल है तो हमारी अर्थ के अंदर भी ये मिनरल मिल सकता है, राइट। आगे आता है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटी वेरी करती है, जब तक ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारी अर्थ के पोल्स के ऊपर, और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाते चले जाएंगे ग्रेविटी हमारी उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो ये जो ग्रेविटी एनोमॉलीज है, यानी जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है ईच लेयर के अंदर, ठीक है, बिकॉज मासेस जो है विद इन द अर्थ सरफेस वो अलग अलग है, कहीं सॉलिड है तो कहीं लिक्विड है, उसके थ्रू भी हम अंदाजा लगा पाते हैं कि हमारी अर्थ अंदर से कैसी होगी, कहाँ पे वो सॉलिड है, कहाँ पे वो लिक्विड है, कहाँ पे वो सेमी फ्लूइड है। ये सब चीज़ें हम इनडायरेक्ट सोर्सेज से पता कर पाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अच्छा, इसके बाद और भी है मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हम बात करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड का सर्वे किया जाता है, अगेन वही जो भी हमारे मटेरियल है या मिनरल है, उनके मासेस या उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कम है, वो सब हम इसी तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम इस चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेस्मिक एक्टिविटीज। यानी सेस्मिक एक्टिविटीज वो सेस्मिक वेव्स हैं, जब अर्थक्वेक आते हैं तो वो जनरेट होती है, ठीक है। अब जो बिहेवियर होता है इन वेव्स का, क्या होता है, अर्थक्वेक आया, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होगा, एक फॉल्ट होगा, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी वेव्स जाएगी, कुछ ऊपर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, राइट। अब जब हम इनको स्टडी करेंगे तो हमको समझ में आएगा, जैसे कुछ जो रेज होती है वो लिक्विड पार्ट से ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो जहां पे वो रेज ट्रैवल नहीं कर रही है, हमें पता चल गया कि यहाँ पे अच्छा भैया लिक्विड है, ये इसलिए ट्रैवल नहीं कर रही है, राइट। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेस्मिक एक्टिविटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसने हमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करी है अर्थ के इंटीरियर के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक। इसी में हमें इसी पॉइंट को पढ़ना है। इससे पहले हमने अर्थ के इंटीरियर को डिस्कस कर लिया, कुछ ऐसे सोर्सेज को डिस्कस कर लिया जिससे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में आज तक ये जो जानकारी है हमारे पास, हम इसको जान पाए हैं,
ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज अर्थक्वेक। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अर्थक्वेक क्या है, शेकिंग ऑफ अर्थ है ना, वही है। अर्थक्वेक को हम कैसे कहते हैं, जब हमारी अर्थ शेक करने लग जाती है। ये एक नेचुरल इवेंट है जो कब होता है, जब हमारी अर्थ के क्रस्ट के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही होती है इंटीरियर से, ठीक है। अब इससे क्या होता है, सेस्मिक वेव्स जनरेट होती है जो सारी डायरेक्शन के अंदर जा रही होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी अर्थ को शेक कराने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है बच्चे, ऐसे देखो बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हमने पढ़ा है कि ऐसे ऐसे है ना, कुछ कन्वर्जेंट है, कुछ डाइवर्जेंट है, जो दूर की तरफ जा रही है वो डाइवर्जेंट हो गई, राइट। इस तरीके से बहुत सारी प्लेट्स कॉन्स्टेंटली हमारी अर्थ सरफेस के अंदर मूव कर रही होती है, ठीक है। तो अर्थक्वेक क्यों आता है, व्हाई डज द अर्थ शेक, बिकॉज हमारी अर्थ के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से वहां से एनर्जी रिलीज हुई है। अब फॉल्ट से देखो कैसे कह सकते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, ठीक है। लेट्स सपोज वो फ्रिक्शन की वजह से आपस में काफी बार क्या हो जाती है, स्टक हो जाती है, वो जुड़ जाती है, टकरा जाती है, और जब ये फ्रिक्शन से वो ओवरकम करती है, इफेक्ट खत्म होता है, वो दोबारा से अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करती है। दो प्लेट्स थी, ये स्टक हो गई, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से, अब दोबारा से अपनी वापस सेम पोजीशन में आने की कोशिश करेंगी, तो उस दौरान क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और वेव्स जनरेट होगी, राइट। तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी और हमारी वेव्स जनरेट होगी, जिससे हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर शेकिंग हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये जो अब्रप्ट मूवमेंट है जिससे हमारी एनर्जी रिलीज हुई है, जिससे सेस्मिक वेव्स बनी है, वो डिफरेंट पॉइंट्स पर ट्रैवल करती है, और जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुई है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। यहां से जो वो स्टार्ट हुई है, यहां पे वो जो फॉल्ट है जहां पे सबसे पहले एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। और जहां पे ये वेव सबसे पहले जाएगी, अब वेव्स ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, ऊपर नीचे भी, लेकिन सबसे पहले जिस सरफेस के ऊपर वो रीच करेंगी उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर, यानी परपेंडिकुलरली वो सबसे पहले रीच करेगी, राइट। तो ये दो पॉइंट आप याद रखना, फोकस क्या होता है, जहां से हमारी एनर्जी रिलीज हुई है, एंड एपी सेंटर इज द पॉइंट जहां पे वो वेव सबसे पहले रीच करेगी, या फिर जहां पे उसका सबसे पहले एक्सपीरियंस या शेकिंग हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जो अर्थक्वेक वेव्स होती है, नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं जो यूजुअली हमारे लिथोस्फीयर के अंदर हो रहे होते हैं। अभी जो वेव्स होती है इसको हम जो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, हम काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, जैसे वन ऑफ देम इज सेस्मोग्राफ, ठीक है। अब वेव्स भी काफी दो तरीके की होती है यूजुअली, एक होती है बॉडी वेव्स और एक होती है सरफेस वेव। नाम से समझ में आ गया, बॉडी वेव यानी जो इंटीरियर बॉडी अर्थ के विद इन जा रही है, एंड सरफेस वेव जो अर्थ के सरफेस के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर हमें फील हो रही होती है, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बॉडी वेव्स की अगर हम बात करते हैं, ये फोकस पे जनरेट होती है एंड ये विद इन द अर्थ इंटीरियर ही ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। अब अगेन बॉडी वेव भी हमारी दो तरीके की है, एक है पी वेव और एक है एस वेव। पी वेव मतलब प्राइमरी वेव, ये फास्टेस्ट है कंपेयर टू हमारी एस वेव, ठीक है। दीज आर द फर्स्ट टू रीच द अर्थ सरफेस, और ये तीनों ही मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस के थ्रू पास हो सकती है। ये साउंड वेव की तरह सिमिलर है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एस वेव, जिसको हम सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं, ये पी वेव के बाद आती है, ठीक है। और ये सिर्फ सॉलिड से पास हो सकती है, लिक्विड से पास नहीं हो सकती है। तो जब हमें पता चलता है कि हम जब इसको ऑब्जर्व करते हैं कि एस वेव इस एरिया से पास नहीं हुई, तो यानी ये एरिया कैसा है, लिक्विड एरिया है जिसके अंदर एस वेव पास नहीं हो पाई, और हमारे साइंटिस्ट को ये नॉलेज मिल पाती है, ठीक है। तो हमारे साइंटिस्ट को समझ में आता है, जैसे कि हमारी जो एस वेव्स है वो आउटर कोर के अंदर नहीं पास हो पाती है, तो हमें यहां से आइडिया लगा कि ओके ये लिक्विड है, इसीलिए यहाँ पे एस वेव पास नहीं हो पाई है, ठीक है। दूसरा जो हमारा टाइप है दैट इज सरफेस वेव। तो सरफेस वेव वो वेव्स होती है जो हमारे अर्थ सरफेस या फिर सरफेस रॉक्स को इंटरेक्ट करती है, उनको टच करती है, दे ट्रैवल अलोंग द अर्थ सरफेस, और इसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, सेस्मोग्राफ से, ठीक है। अब जो सरफेस वेव होती है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये अर्थ स्ट्रक्चर को कोलैप्स करने की कोशिश करती है ना। अभी जैसे टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया था वो कितना सिवियर अर्थक्वेक था, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, हमने पढ़ लिया अर्थक्वेक क्या है, सेस्मिक वेव्स क्या है, फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है, टाइप्स ऑफ वेव हमने बॉडी वेव और सरफेस वेव को डिस्कस कर लिया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सेस्मिक वेव्स की। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मेनली देखने को मिलती है। पहली हमारी वेलोसिटी, जो स्पीड होती है सेस्मिक वेव की वो वेरी करती है डेंसिटी वाइज। काफ़ी बार वो जब डेंसर मटेरियल जो होता है वहाँ पर वो ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर पाती है कंपेयर टू जिन मटीरियल्स की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा होता है दैट इज डायरेक्शन। अब जो सेस्मिक वेव्स होती है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ट्रैवल करती है, लेकिन जब वो अब सपोज ऐसे ट्रैवल कर रही है, ऐसे ट्रैवल कर रही है, लेकिन कोई डिफरेंट मटेरियल आ गया, नीचे सॉलिड था ऊपर लिक्विड आ गया, तो अब उनकी जो डायरेक्शन है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। अगर वो डिफरेंट डेंसिटी के प्रोडक्ट्स के थ्रू ट्रैवल कर रही है तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, बाउंस बैक भी कर लेंगी, और वो रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, अपनी पोजिशन को चेंज भी कर लेंगी, राइट। तो इन सब वेव्स को एनालाइज करके हम ये
समझ पाते हैं कि हमारा जो अर्थ का इनर सरफेस है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, कैसा उसका कॉम्पोजिशन है, कैसे कैसे मिनरल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे डेंसिटी कम है, कहाँ पे हमारा वेलोसिटी के थ्रू हम डिस्कस कर पाते हैं कि जहाँ पे स्पीडली ट्रैवल कर रही है, तो यानी वहाँ पे हमारा जो मटेरियल है वो डेंस है, मिनरल्स है वो डेंस है, लेकिन जहाँ पे जो वेव्स है वो हमारी स्लो स्पीड से ट्रैवल करेगी, हमें समझ में आएगा कि वहाँ पे उतना डेंस मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब जब वो डायरेक्शंस चेंज करती है तो हमको समझ में आएगा कि वो एक डेंसिटी से या एक मटेरियल कंपोजिशन से दूसरी सॉलिड या लिक्विड स्टेट के अंदर ट्रैवल कर रही है। राइट, तो ये हमारी कुछ दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसके बाद आता है इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन। अब जो सेस्मिक वेव्स होती है उसको हम सेस्मोग्राफ के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं बच्चे जहाँ पे हम उन वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, एंड उन्हीं एरियाज को हम बोलते हैं शैडो जोन। ठीक है, अब हर एक जो अर्थक्वेक आता है, पर्टिकुलर जो अर्थक्वेक होता है उसका शैडो जोन वेरी करता है, एंड वो हमें अंडरस्टैंडिंग दिलाता है कि अर्थ का इंटीरियर एक्चुअली में है कैसा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पी वेव की बात करते हैं, सो दे कैन नॉट ट्रैवल बिटवीन 105 to 145 डिग्रीज। ठीक है, तो बियॉन्ड 145 डिग्री सिर्फ 105 से 145 डिग्री में पी वेव नहीं ट्रैवल करती है। और अगर हम एस वेव का शेडो जोन देखते हैं तो एस वेव हमारी 105 डिग्री के बाद से ही नहीं ट्रैवल करती है। राइट, तो ये वाला हमें सरफेस से देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल पी वेव को अगर हम देखते हैं तो ये वो इस एरिया में नहीं जाएगी, इसके अलावा इधर जाएगी, इधर जाएगी, इसके बियॉन्ड ये इधर इधर आपस में अपनी एरिया उसको रिफ्लेक्ट करके जाएगी। तो हमें पता चलता है कि या तो डेंसिटी चेंज हुई है या फिर मटीरियल का कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एस वेव को देखते हैं तो वो 105 डिग्री के बियॉन्ड जाती नहीं है। तो हमको समझ में आया कि ये कैसा है, ये वाला जो पार्ट है ये लिक्विड पार्ट है, क्योंकि यहाँ से एस वेव्स पास नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो जो शैडो जोन है एस वेव का वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू पी वेव्स, बिकॉज पी वेव्स मोर देन 40% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर कर रही होती है, लेकिन एस वेव काफी कम एरिया को कवर अप कर पा रही होती है। तो जहां पे एस वेव की एब्सेंस है हमें पता चल गया कि वहां पे लिक्विड लेयर प्रेजेंट है, इसीलिए वो वहां पे पास नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो जो शैडो जोन है वो काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में। अब जो पी वेव का शैडो जोन है वो इंडिकेट करता है कि या तो वहां पे डेंसिटी में चेंज हुआ है या फिर मटेरियल की स्टेट में चेंज हुआ है कि वो पास नहीं कर पा रही है उस तरीके से, वो रिफ्लेक्ट कर रही है या फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। ठीक है, और एस वेव का शैडो जोन हमको बताता है कि वहां पे लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक नाम से समझ आ गया कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से हो रहा है, जिनसे एक फॉल्ट बन रहा है और फिर हमारा अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही अर्थक्वेक आता है, काफी बार वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी बहुत मैसिव हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा कोलैप्स अर्थक्वेक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल काफी बार अगर हम अंडरग्राउंड माइंस करते हैं तो हमारी माइनिंग एक्टिविटी भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है अर्थक्वेक्स को लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो केमिकल या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के आसपास होते हैं। राइट, इसके अलावा रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, यानी जो बड़े बड़े डैम्स के थ्रू आ सकते हैं। वाटर की वजह से भी अर्थक्वेक हमें काफी बार देखने को मिलता है, बिकॉज पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो अर्थ सरफेस को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा होता है, जिससे हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ठीक है, अब मेजर कैसे करते हैं हम अर्थक्वेक को? तो यूजुअली हम दो मेन स्केल्स हैं जिनसे हम अर्थक्वेक को मेजर कर पाते हैं। पहला है हमारा रिचर स्केल। रिचर स्केल यूजुअली हमारे मैग्नीट्यूड को मेजर करता है कि अर्थक्वेक की गहराई कितनी थी, इंटेंसिटी कितनी थी उसकी। राइट, तो ये यूजुअली 0 से 10 की रेंज के अंदर मेजर अप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर 2 है या 2.5 से कम है तो वो इतना ज़्यादा फील भी नहीं होता है। राइट, फिर हम 3 पे चलते हैं तो थोड़ा सा माइनर हो जाता है, फिर 4 पे चलते हैं तो लाइट हो जाता है, 5 पे मॉडरेट, 6 से ऊपर चल रहा है तो स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत मेजरली फील होगा, उससे हमें बहुत मेजर डैमेज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 7 पे आ गया तो बहुत ही सीरियस हो गया, और 8 से ऊपर चला गया तो बस फिर तो बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो रिचर स्केल क्या करता है? मैग्नीट्यूड या फिर उसकी क्षमता को मेजर करता है कि कितना आया। राइट, और दूसरी तरफ हमारे पास मेर्कली इंटेंसिटी स्केल है, वो ये मेजर करता है कि उसके इफेक्ट कितने हुए, उसका डैमेज कितना हुआ। ठीक है, तो ये रेंज करता है 1 to 10 के बीच में। ओके, आगे चलते हैं। तो इफेक्ट्स अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे आउटकम्स हमें देखने को मिलता है। ग्राउंड शेक होता है ऑब्वियसली, है ना, तो बिल्डिंग्स काफी बार कोलैप्स कर जाती है, गिर जाती है। इसके अलावा ग्राउंड अनसेटल हो जाता है ना, हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, बहुत मैसिव सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। ठीक है, लैंड एंड मड स्लाइड अगैन वही हिली और माउंटेनियस एरियाज के अंदर हमें स्लाइड्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही मेजर शेकिंग होती है, तो वहाँ का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो जाता है। कहीं जो पहाड़ होते हैं वो कटने लग जाते हैं, वो गिरने लग जाते हैं, फिर वो जाकर के रास्ते को रोक देते हैं। राइट, तो बहुत सारा मेजर इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सॉइल लिक्विफिकेशन, वही सॉइल इरोजन हो रहा है, टेम्परेरी जो सॉइल है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर जाती है और अब वो सिंक करने लग जाती है। ठीक है,
ग्राउंड लर्चिंग यानी हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल मूवमेंट ग्राउंड का हमें उबड़ खाबड़ हो जाता है ना, काफ़ी बार बिल्कुल ही स्ट्रक्चर हिल जाता है, वो हो सकता है। एवलांचेस ये यूजुअली माउंटेनियस एरियाज के अंदर हो रहा होता है कि वहाँ का जो माउंटेनियस स्ट्रक्चर है वो ढह गया, राइट। उसके बाद ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, वही कि जो ग्राउंड है वो काफ़ी बार डिस्प्लेस हो जाता है, रोड्स अनस्ट्रक्चर हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में से टूट जाते हैं, ठीक है। फ्लड्स आ जाते हैं क्योंकि क्या होता है काफ़ी बार जो अर्थक्वेक होते हैं वो डैम्स को डैमेज कर देते हैं, तो उससे इवेंचुअली फ्लड आ जाता है बिकॉज सारा पानी बाहर बह जाता है, ठीक है। फायर्स, काफ़ी बार जो गैस लाइन्स होती है या फिर जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं इवेंचुअली फायर ब्रोकआउट हो जाती है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, अगेन भाई बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है जिससे बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होती है, ह्यूमन लाइफ का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, डबरेस यानी जो मलबा होता है ना, अब जैसे बिल्डिंग टूटी है या कुछ भी टूटा है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनको इंजरी होगी, ठीक है। इसके अलावा सुनामी भी आ जाते हैं बिकॉज काफ़ी बार ओशनिक वेव्स भी जनरेट होती है। ऐसा थोड़ी है कि अर्थ सरफेस के ऊपर, कॉन्टिनेंटल सरफेस के ऊपर ही अर्थक्वेक आता है, ओशियंस के नीचे भी तो वही सेम स्ट्रक्चर है ना, तो वहाँ से काफ़ी बार अगर वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा फॉल्ट हुआ है या एनर्जी रिलीज हुई है तो वो जो पानी है वो बहुत तेज बहाव से बह करके शहरों में या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है, लैंड स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाता है मेनली, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए कि आप 8-9 पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। अगर हम देखते हैं तो हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक होते हैं जो 8+ जो हमने देखा रिचर्ड स्केल के ऊपर, अगर उनकी मेजरिंग 8 से ऊपर आती है, लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं, साल 2 साल में आते हैं। इसके अलावा लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, बहुत सारी कंट्रीज है, जापान हो गई या फिर बहुत सारी जहाँ पे आए दिन आते रहते हैं, है ना। तो ऐसा है एवरी मिनट अराउंड द ग्लोब भी अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक का टॉपिक खत्म होता है, जिससे इन डिटेल में हमने पढ़ा है कि अर्थक्वेक होता क्या है, क्या उसके टाइप्स है, फिर हमने वेव्स को डिस्कस किया है, राइट। क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो हमें देते हैं अर्थ सरफेस के बारे में, क्या क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे हम उसको मेजर करते हैं। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, दैट इज वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। पहले वॉल्केनोज की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वॉल्केनोज क्या होते हैं? जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होते हैं। क्या होता है? गैसेज होती है, एशेज होती है या फिर मॉल्टन रॉक मटेरियल होता है जिसको हम लावा बोलते हैं, जो हमारे अर्थ सरफेस से एस्केप होने लग जाता है, ठीक है। हमने जब मेंटल पढ़ा था तब हमने पढ़ा भी था कि एस्थेनोस्फीयर जो है वहां से क्या होता है, ये एक वीक जोन होता है एस्थेनोस्फीयर, और यहीं से हमारा मैग्मा ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि ये वीक है तो यहाँ पे टाइम टू टाइम क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है। जब नीचे से प्रेशर आता है, मैग्मा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत मेजर फॉर्मेशन इसका हो जाता है, ज्यादा बन जाता है, तो वो क्रैक्स के थ्रू बाहर की तरफ एस्केप होने लग जाता है, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है? गैसेस होती है, अगेन वही आपका एशेस होता है, या फिर मोल्टन रॉक मटेरियल। लावा क्या है? जो रॉक मटेरियल था अब वो पूरा ही सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में हो चुका है ना, बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, वो बाहर की तरफ आता है। अब एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, काफी सारे जो वॉल्केनोज है वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी होते हैं, जो रिसेंटली इरप्ट हो रहे होते हैं। कुछ वॉल्केनोज ऐसे होते हैं जो सालों साल तक निकलते रहते हैं, लेकिन अब वो कंप्लीटली बंद हो चुके हैं, उनमें से कोई लावा एवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है। अब जब देखो अर्थ के अंदर जब वो मोल्टन मटेरियल है, मैग्मा या लावा है क्या? रॉक्स ही है हमारे, है ना। जब वो गर्म हो जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस इन द अर्थ सरफेस, वो मोल्टन रॉक बन जाते हैं, मोल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वो अर्थ के नीचे है, जब तक वो इंटीरियर में है, उसको हम मैग्मा कहेंगे, लेकिन द मोमेंट इट रीचेस द अर्थ सरफेस वो हमारा लावा बन जाता है, ठीक है। अब जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो डिफरेंट वॉल्केनोज भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन कि वो कैसी शेप बनाते हैं, कैसे वो इरप्ट किए हैं, राइट। तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ वॉल्केनोज में। नंबर 1 पे आता है हमारा शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो मेजरली हमारी बसाल्ट रॉक का बना है, ये याद रख लेना 1 नंबर के एमसीक्यू के लिए, ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली 6 नंबर में भी आ सकता है कि आप डिफाइन करो टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, या किसी एक को पूछ सकता है कि कॉम्पोजिट वॉल्केनो बताओ, शील्ड वॉल्केनो बताओ, है ना। तो शील्ड वॉल्केनो को हम कैसे याद रखेंगे? हम इस पिक्चर से याद करेंगे। शील्ड वॉल्केनो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ फैला हुआ सा होता है, राइट। जैसे हवाई जो वॉल्केनोज है आज के टाइम पे, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे लो विस्कस लावा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लूइड भी नहीं आता है, राइट। आप जनरली लो एक्सप्लोजिविटी होती है, इतना ज्यादा नहीं इरप्ट करता है अनटिल एंड अनलेस अगर इसके अंदर वाटर एंटर हो गया तो ज्यादा मैसिव हमें यहाँ पे डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा आता है कॉम्पोजिट वॉल्केनो। कॉम्पोजिट वॉल्केनो को स्ट्रैटो वॉल्केनोज भी कहते हैं, एंड यहाँ से हमें कूलर और भी ज्यादा विस्कस लावा देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा लावा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि यहाँ पे जब एक्सप्लोजन होता है वो काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है। इन कंपैरिजन टू दैट हमने शील्ड वॉल्केनो में पढ़ा था कि लो एक्सप्लोजिविटी होती है, राइट। जब आप कंपेयर करके पढ़ोगे ना दो वॉल्केनोज को तो आपको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है? एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है। यहाँ पे बहुत ही लार्ज क्वांटिटी का पायरोक्लास्टिक मटेरियल, यानी पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है। अब जैसे बड़े बड़े रोक्स होते हैं अर्थ सरफेस में, तो बहुत बड़े बड़े रोक्स है। अब जब वो अर्थ सरफेस से बाहर आएंगे तो वो ऐसे बड़ी फॉर्म में नहीं आएंगे, रैदर क्या होंगे, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, एंड फिर
वो अर्थ सरफेस के ऊपर आएंगे, राइट। तो जो फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स है किसी बड़े रॉक का, बिकॉज अंदर उसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से वो गलने लग गया है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होने लग गया है, उसमें से एशेस भी बनने लग गई है, राइट। तो ये ऐसा डबरस मटेरियल भी बाहर आकर के निकलता है, ठीक है। अब जो लेयर्स होती है वो यूजुअली कॉम्पोजिट शेप बनाती है, इस तरीके की लेयर बाय लेयर, इस तरीके से, जैसे ये देखो इधर से लेयर बन रहा है ना, इस तरीके से पहले ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो इसीलिए इसको कॉम्पोजिट वॉल्केनो भी कहा जाता है, बिकॉज ये कॉम्पोजिट शेप का ही अपीयरेंस लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है क्लैड्रा। तो ये मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है। ये अपने ऊपर ही कोलैप्स होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखो, एक मेन सोर्स है माग्मा का, यहाँ आया, ठीक है, ये माग्मा का सोर्स है, पहले यहाँ आया, ऐसे आया, ठीक है, फिर उसके बाद और माग्मा आ गया, ये इस नीचे वाला जो ओल्ड माग्मा था वो नीचे धंसता चला जाएगा, न्यू आ जाएगा फिर ऊपर, फिर थोड़े टाइम बाद एक और नई लेयर आ जाएगी, राइट। ये अपने ऊपर ही टाइम टू टाइम एक्सप्लोड होते रहते हैं। जैसे ये देखो, ये ओल्ड कोन है, ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ तक लावा आया था, फिर उसके बाद नया लावा आ गया, तो ये जो ओल्ड था ये थोड़ा सा और नीचे धसक गया और नया वाला ऊपर आने लग गया, ठीक है। तो ये डिप्रेशंस के अंदर खुद के अंदर ही कोलैप्स होते रहते हैं और इन डिप्रेशंस को ही कैल्ड्रा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक मेन आपका माग्मा का चैम्बर होता है जो कॉन्स्टेंटली इरप्ट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। अब नाम से समझ लो, यानी ये फ्लड नदी से बहा देता है, बिकॉज जब इससे फ्लूइड आपका बाहर निकलता है तो ये बहुत बड़े एरियाज को कवर करता है। यहाँ पे आपका वॉल्केनो है, लेकिन जब फ्लूइड निकलेगा तो ये बहुत सारे किलोमीटर्स ऑफ एरियाज तक को कवर कर लेगा, क्योंकि बहुत सारा मटीरियल यहाँ पे देखने को मिलता है। लॉन्ग डिस्टेंस तक यहाँ पे होता है, ये थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स तक का थिक एक लेयर बना लेता है, बहुत एरिया को कवर करता है। फेमस एग्जाम्पल इसका क्या है, डक्कन ट्रैप है इंडिया का। अगर हम देखते हैं डक्कन ट्रैप की अगर हम बात करते हैं तो 3 लाख सालों तक ये जो वॉल्केनो था ये इरप्ट होता रहा था, राइट। तो आज के टाइम पे जो हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन देखने को मिलता है, अब वहां पे बहुत सारे मिनरल्स, हमें सबसे ज्यादा मिनरल्स का कंसेंट्रेशन उसी रीजन में क्यों है, बिकॉज वहां पे बहुत लंबे टाइम तक वॉल्केनिक इरप्शन होता रहा था, अर्थ के इंटीरियर से मिनरल्स आते रहते, इसीलिए वहां पे आज के टाइम पे भी बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है, राइट। एंड डक्कन ट्रैप की अगर हम बात करते हैं, इसको ये एक मेजर रीजन माना जाता है कि क्यों हमारे यहाँ से डायनासोर्स एक्सटेंट हो गए थे। ऑल्दो ये एक सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन काफी सारी थ्योरीज ये क्लेम करती है। तो वॉल्केनोज के भी बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फ्लड बसाल्ट फ्लड की तरह बह गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मिड ओशनिक रिज वॉल्केनो। नाम से समझ में आ गया कि ये कहां पे बन रहे हैं, ओशियंस में बन रहे हैं, है ना। अगेन वही सेम स्ट्रक्चर की जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है उसके नीचे भी तो सेम हमारा अर्थ का इंटीरियर है, वही मिनरल्स प्रेजेंट है, राइट। तो ये ओशनिक एरियाज के अंदर होता है। अब यूजुअली ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ रहे होंगे, बट फिर भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे यहाँ से वॉल्केनो लावा इरप्ट हो रहा है, ठीक है, अगैन वही जिस तरीके से कैल्ड्रा वॉल्केनो में होता था, पुराना लावा ऐसा सब्जुकेट होता जाएगा, ठीक है, नया लावा आता जाएगा, तो एक टाइम बाद कुछ ऐसे रिजेस, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे हमारे ओशनिक क्रस्ट के अंदर, जो किस वजह से बन रहे हैं, इंटीरियर से जो हमारा लावा आ रहा है उसकी वजह से, ठीक है। ये एक्सटेंड मोर देन 7000 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड कर जाते हैं थ्रू ऑल द ओशन बेसिस, ठीक है। फ्रीक्वेंट इरप्शन होती रहती है टाइम टू टाइम छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर, एंड जिससे एक पॉइंट के बाद रिजेस बन जाते हैं, ऐसे वही पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर से बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो 5 तरीके के हमने पढ़ लिए हैं, राइट। शील्ड जो वॉल्केनो था वो ज़्यादा स्टीप नहीं होता है, राइट, बहुत ही कम वेलोसिटी का वहाँ से लावा आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल हवाई वॉल्केनोज, ठीक है। कॉम्पोजिट वॉल्केनो ये काफ़ी लेयर्स के अंदर आ रहा होता है और बहुत सारा मटीरियल ये प्रोड्यूस करता है, बहुत ही एक्सप्लोजिव इरप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसा, इसका लावा ज़्यादा विस्कस होता है, ज़्यादा एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा होता है कंपेयर टू द शील्ड वॉल्केनोज, और थोड़ा कूलर होता है, राइट। कैल्ड्रा वॉल्केनो वो थे जो अपने ऊपर ही डिसरप्ट होते रहते हैं, राइट, बार बार बहुत एक्सप्लोजिव है, लेकिन सारा जो कंटेंट है वो अपने ऊपर ही डालते रहते हैं। फ्लड बसाल्ट वॉल्केनोज वो थे जो दूसरे बहुत लंबे या बहुत एरिया को कवर कर लेते थे फ्लड की तरह, ठीक है। मिड ओशनिक रिज वॉल्केनो हमारे ओशनिक सर्फेसेस के अंदर बन रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, अब देखते हैं वॉल्केनिक मटेरियल्स। अब जब ये वॉल्केनोज आते हैं तो ये कैसे मटेरियल्स को रिलीज करते हैं। सबसे पहले लावा हो गया, है ना, मॉल्टन रॉक जो हमारी अर्थ सरफेस पे आया। दूसरा डेब्रिस हो गया, डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए बड़े बड़े रॉक्स के इरप्शंस के दौरान निकल कर गया है, ठीक है। इसके अलावा वॉल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं, यानी बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं रॉक के, काफी बार पूरे पूरे बड़े बड़े रॉक्स भी आ जाते हैं जो बहुत बड़े वॉल्केनोज है, जिनका जो ऊपर का सरफेस एरिया अगर वो बहुत ज्यादा वाइड है तो डेफिनेटली बड़े बड़े रॉक्स पूरा आसानी से आ सकते हैं अगर नीचे से बहुत ज्यादा प्रेशर है तो, ठीक है। इसके अलावा ऐश और डस्ट फाइन पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर के इजेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारी गैसेज आती है, नाइट्रोजन आता है, सल्फर आता है, सोडियम आता है, क्लोराइन आता है, हाइड्रोजन आता है, आर्गन आता है ना। तो ये सारी बहुत सारी चीजें आ रही होती है, ठीक है।
आगे चलते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अभी हमने जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स थी वो हमने एक्सट्रूसिव स्ट्रक्चर पढ़े थे कि अर्थ के ऊपर जब वॉल्केनो आया, लावा आया, तो उसने कैसी शेप बनाई, उसने कंपोजिट शेप बनाई, उसने शील्ड शेप की शेप बनाई, या उसने फ्लड शेप की शेप बनाई, राइट। अब हम देखते हैं इंट्रूसिव फॉर्म, यानी ऐसा थोड़ी है कि जो लावा जितना निकलना था कुछ तो बाहर निकल गया सरफेस के ऊपर, लेकिन बहुत सारा मैग्मा जो होता है वो अर्थ सरफेस के अंदर ही रह जाता है। अब वो क्योंकि बाहर निकल चुका है सरफेस से, तो वो क्या होगा, इधर उधर स्प्रेड हो जाएगा और थोड़े टाइम बाद वो भी ठंडा हो जाएगा, राइट। क्रिएटेड व्हेन लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। लेकिन ये कहाँ होता है, विद इन द क्रस्ट होता है, ठीक है, विद इन द अर्थ सरफेस होता है। अब जब कूलिंग होती है तो ये इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स की फॉर्म्स बना लेती है, विच आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, कि कैसी कैसी शेप्स वहाँ पे है। अब इनके अंदर 5 से 6 टाइप्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि थोड़े वियर्ड से नाम है, लेकिन अगर आप इनकी शेप्स याद कर लेते हो, इनकी कैसी शेप है, तो आप बहुत ईजिली इनको याद कर पाओगे। जैसे अगर हम बेथोलिथ की बात करते हैं तो बेथोलिथ सबसे बड़ी बॉडीज है, जितने भी जो हमारे इंट्रूसिव फॉर्म्स होते हैं उसमें सबसे बड़ी होती है बेथोलिथ, यानी ये माग्मा ही होता है। जैसे ये इस तरीके की कुछ शेप बनाता है, ठीक है, ऐसा कुछ एक हमारा स्पीयर शेप बनाता है, ठीक है। लार्ज डोम्स होते हैं, ओवरलाइंग मटेरियल है ना, तो जो भी हमारा जो माग्मा अंदर रह गया, जो अर्थ सरफेस से बाहर नहीं निकल पाया, वो हमारा सॉलिडिफाई हो जाता है और वो हमारा बन जाता है बेथोलिथ, इस तरीके का, ठीक है। अब ये बहुत मैसिव एरिया को कवर करता है, सेवरल किलोमीटर्स तक डीप होता है, यानी बहुत मोटी लेयर इसकी हमें देखने को मिलती है। यूजुअली इसमें क्या होता है, ग्रेनाइट कंपोज होता है, ठीक है। तो ये सॉलिडिफाइड पोर्शन है किसका, माग्मा चैम्बर का, जो हमारी वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान अर्थ सरफेस के बाहर नहीं जा पाया और अर्थ सरफेस के अंदर ही ट्रैप हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है लेकोलिथ। लेकोलिथ की अगर हम बात करते हैं तो लेकोलिथ कैसे है, लार्ज है, बहुत बड़े होते हैं, डोम शेप के होते हैं। तो ठीक है, हमने कैसी याद कर ली, इसकी कैसी शेप है, डोम शेप है, फ्लैट बेस है, जिसके नीचे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां से हमारा माग्मा का मेन सोर्स होता है, कि यहां से माग्मा आ रहा है, इस तरीके का एक ऊपर डोम शेप इन्होंने बना लिया है। ये वॉल्केनिक डोम्स को रिजेंबल करते हैं, ठीक है, कहां पे, हमारी अर्थ क्रस्ट के डीप में लोकेटेड होते हैं, राइट। इनको हम लोकलाइज सोर्स मान सकते हैं लावा का। ये वो थे जिनके पास पोटेंशियल था कि वो अर्थ सरफेस के ऊपर जा सकते थे, लेकिन वो नहीं जा पाए, ठीक है। एग्जांपल है हमारी डोमल हिल ग्रेनाइट रॉक्स की, कर्नाटका प्लेट्यू के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद लेपोलिथ की अगर हम बात करते हैं, लेपोलिथ कैसे, सोशर शेप के है, राइट। जैसी ये शेप बनी हुई है सोशर शेप, ये हॉरिजॉन्टली बन रहे होते हैं वीक प्लेन्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पैकोलिथ। पैकोलिथ कैसे, वीवी मासेस है इंट्रूसिव फॉर्म्स के, ठीक है। अब ये क्या होता है, इनके नीचे कोई ना कोई माग्मा का सोर्स होता है जहां से कनेक्ट हो रहे होते हैं, जो मेन माग्मा का सोर्स है उसके थ्रू ये कनेक्ट हो रहे होते हैं, और बाद में एक ऐसी शेप बना देते हैं, सोशर शेप बना लेते हैं। अगर जैसे मैंने बताया कि हमें सिर्फ शेप्स याद करनी है, जैसे लेपोलिथ की कैसी है, सोशर शेप है, हॉरिजॉन्टली है। पैकोलिथ की कैसी है, वीवी मासेस है, ठीक है। उसके बाद सिल्स की अगर हम बात करते हैं तो सिल्स कैसी शेप बनाती है, हॉरिजॉन्टल शेप बनाती है, अगेन वही, ठीक है। जैसे मान लो जो हॉरिजॉन्टल एक अगर पतली लेयर है तो उसको हम बोलते हैं शीट, ठीक है। लेकिन माग्मा कॉन्स्टेंटली आए जा रहा है नीचे से और वो अब एक मोटी लेयर बना लेते हैं, तो वो बन जाती है हमारी सिल्स। ऐसी कुछ शेप हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है डाइक्स की अगर हम बात करते हैं तो डाइक्स क्या होते हैं, वर्टिकल क्रैक्स होते हैं, राइट। ये वर्टिकुलर डिपॉजिट होते हैं, जैसे ये हो गया, या ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है टेढ़ा, सीधा भी हो सकता है वो इस तरीके से, राइट। ये क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली सॉलिडिफाई होते हैं, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये यूजुअली हमें वेस्टर्न महाराष्ट्रन एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, डपन ट्रैक की वजह से जो क्रिएट हुए थे, ठीक है। अब ये भी अगेन हमें जियोलॉजिकल प्रोसेस की काफ़ी सारी डीप अंडरस्टैंडिंग देते हैं, ठीक है। ये हमें बताते हैं कि माग्मा की विद इन द अर्थ सरफेस मूवमेंट कैसे हो रही है। कुछों ने ऐसा वर्टिकल शेप बना लिया है, किसों ने ऐसा सोशर शेप बना लिया है, पैकोलिथ ने ऐसा वेवी शेप बना लिया है। बैकोलिथ जो हमारा सबसे पहले हम पढ़ के आए थे, वो सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स तक स्प्रेड होता है, डोम शेप होती है उसकी, सॉरी स्पेरिकल शेप होती है। सिमिलरली हमारे पास एक डोम शेप का भी है, डोम शेप का कौन सा था मैं खुद भूल गई हूँ, लेकोलिथ था हमारा डोम शेप का, राइट। तो ऐसे कुछ होते हैं। तो मैंने एक पूरा डायग्राम भी बना दिया है कि सबसे पहले हमारा सबसे जो एक्सटेंसिव जो सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है दैट इज बेथोलिथ। ये डीप रॉक की तरह बहुत बड़े एरिया तक फैला होता है, ठीक है। उसके बाद लेपोलिथ हमारे सोशल शेप के होते हैं, पैथोलिथ हमारे वेवी शेप के होते हैं, सिल्स हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं, डाइक्स हमारे वर्टिकल होते हैं, और लेकोलिथ हमारे डोम शेप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इससे यूजुअली ऐसा कुछ बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, आपको सिर्फ शेप्स याद रखनी है कि सपोज मैच द फॉलोइंग में आ गया है ना, क्योंकि अब पेपर पैटर्न हमारा थोड़ा सा मोर ऑफ सब्जेक्टिव बेस ऑब्जेक्टिव बेस हो गया रेदर देन सब्जेक्टिव, है ना। तो 1 मार्क के एमसीक्यू में आ सकता है, तो आप शेप्स को याद कर लो, बाकी का काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक बार मैं फटाफट से आपको इसे रिवाइज करा देती हूँ, 1 सेकेंड दो मेरे को,
ठीक है, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की, हमने अर्थ के स्ट्रक्चर को समझा, हमने समझा कि क्रस्ट क्या होता है। ठीक है, हमने इस डायग्राम में पूरी चीजें सॉर्ट आउट कर ली थी कि क्रस्ट कैसा है, सॉलिड है, इसी से हमारे ओशन और कॉन्टिनेंट्स बने। उसके बाद लिथोस्फीयर आता है जहाँ पे क्या होता है, हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। फिर हमारा एस्थनोस्फीयर आता है जहाँ से हमारे वोल्केनिक इरप्ट होते हैं। फिर लोअर मेंटल आता है जो सॉलिड फॉर्मेट में है। फिर आउटर जो कोर है हमारी वो लिक्विड है, इनर कोर हमारी सॉलिड है ना। इस तरीके से हमने इसको याद कर लेना है। अब हमें अर्थ के बारे में कैसे पता चलता है, बहुत सारे डायरेक्ट सोर्सेज है, जैसे कि हम ड्रिल करते हैं, माइन करते हैं, या फिर वोल्केनिक इरप्शन से जो भी हमें लावा मिलता है उसको जब हम स्टडी करते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज में बहुत सारी ग्रेविटी आ गई, मेटेओर का एनालिसिस आ गया, टेम्परेचर हो गया, सेस्मिक एक्टिविटी हो गई, राइट। उसके बाद हमने अर्थक्वेक पढ़ा कि अर्थक्वेक होता क्या है। हमने पढ़ लिया कि फोकस वो पॉइंट है जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, एपिसेंटर वो पॉइंट है जहाँ पे एनर्जी सबसे पहले पहुंचेगी। टाइप्स ऑफ वेव बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। बॉडी वेव्स, सरफेस वेव। बॉडी वेव दो पार्ट में डिवाइडेड है, पी वेव और एस वेव। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में एक है वेलोसिटी और एक है डायरेक्शन। दो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स आप इजीली याद कर सकते हो। शेडो जोन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एरिया जहाँ पे हम सेस्मिक वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम पी वेव्स की बात करते हैं तो उनका सेस्मिक जोन 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक है। अब ऐसा क्यों होता है, या तो डेंसिटी में चेंज हुआ है, या फिर मटेरियल के कंपोजिशन या फिर उसकी स्टेट में चेंज हुआ है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड एस वेव अगर हम देखते हैं वो 105 डिग्री के बियॉन्ड जाता ही नहीं है, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे कैसा है, लिक्विड स्टेट है, इसीलिए एस वेव्स पास नहीं हो पा रही है। अब टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक बहुत डिफरेंट रीजंस की वजह से आते हैं, वॉल्केनोज की वजह से भी आते हैं, रिजर्वेयर्स की वजह से भी आते हैं, न्यूक्लियर डिवाइसेस की वजह से भी आते हैं, राइट। उसके बाद हमने देख लिया कि हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे करेंगे, रिचर स्केल जिससे हम उसके मैग्नीट्यूड यानी उसकी क्षमता को मेजर करते हैं, और मेर्कली स्केल यानी हम उसके आफ्टर इफेक्ट्स को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज हमने पढ़ लिया कि क्या मेजर इंपैक्ट हमें अर्थक्वेक का देखने को मिलता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हम अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया वॉल्केनोज क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज के अंदर हमने 5 तरीके के वॉल्केनोज पढ़े हैं, शील्ड शेप, उसके बाद कॉम्पोजिट वॉल्केनो, फिर क्लैडरा जो अपने ऊपर इरप्ट होते रहते हैं, फ्लड बसाल्ट जो बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, मिड ओशनिक वॉल्केनोज जो ओशनिक रीजन में कवर अप होते हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट तरीके का मटीरियल वॉल्केनोज से निकल करके आता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। एंड एट दी एंड हमने वॉल्केनिक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने डिफरेंट शेप्स के थ्रू याद रखना है। बेथोलिथ स्पेरिकल शेप के हैं, लेकोलिथ हमारे डोम शेप के हैं, लेपोलिथ सोशर शेप के हैं, पेकोलिथ वेवी शेप के हैं। उसके बाद जो सिल्स हैं वो हॉरिजॉन्टल है और डाइक्स हमारे वर्टिकल है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।